हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्री एकेडमी। गाइस, जो हमारा इंडियन लिटरेचर चला हुआ है, लिटरेचर के अंदर जो टॉपिक चला हुआ वो इंडियन लिटरेचर है, तो आज उसको ही आगे बढ़ाएंगे हम। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं गाइस। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। आपके पास कुछ वीडियो जा चुके हैं, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास रविंद्रनाथ टैगोर को करेंगे। टैगोर is the most outstanding name in modern Bengali literature. He received Nobel Prize in 1913 for his work गीतांजलि। तो ये कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है उनको जो है नोबल, ये बंगाली लिटरेचर के, एक मॉडर्न बंगाली लिटरेचर के राइटर थे और बड़े आउटस्टैंडिंग थे। ये कहे कि बड़े फेमस और माने हुए जिसको कहा जाता है, तो वो इस तरह के जो है ये राइटर थे, पोइट थे। और इनको जो है नोबल जो प्राइज मिला है 1913 के अंदर, और वो किसके ऊपर मिला है, वो गीतांजलि पे मिला है। तो नोबल पुरस्कार जो है गाइस, नोबल जो प्राइज़ है वो इंडियन जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके अंदर जो है ये कहे कि सबसे बड़ा जो है प्राइज़ है ये, और वो मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो ये गीतांजलि पे इनको मिला हुआ है। महात्मा गांधी कॉल्ड हिम गुरुदेव। तो इस टाइप की इंफॉर्मेटिव बातें आपको ध्यान रखनी है कि जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव, क्योंकि उनको गुरुदेव बोला जाता था, तो गुरुदेव की उपाधि उनको किसने दी थी, तो महात्मा गांधी ने दी थी। तो इस टाइप के क्वेश्चन है हो सकते हैं, यानी डेप्थ में बुक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। श्री टैगोर रोट ए प्ले विच ही लेटर ट्रांसलेटेड एज सन्यासी और एस्टिक। द सी वेव्स वॉज रिटन इन 1887 after the boating tragedy that took a toll of several hundred pilgrims who were on their way to Puri। 1983 के अंदर जो है टैगोर ने एक प्ले लिखा था, जिसका जो है बाद में उसको जो है ट्रांसलेट भी किया उन्होंने। मतलब वो प्ले क्या था, सन्यासी नाम से था वो प्ले, और फिर उसको इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया एस्टिक नाम से। एस्टिक भी सन्यासी ही होता है गाइस। तो ये जो है द सी वेव्स वॉज रिटन, उन्होंने एक सी वेव के नाम से भी लिखा 1887 के अंदर। और वो किस वे से लिखा, जब जो है उनको एक कोई ट्रेजेडी हो गई थी कि बोट में बहुत सारे लोग जो है बहुत मतलब 100 के करीब जो है पिलग्रिमेज यानी तीर्थ यात्री जो है जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, पूरी जा रहे थे, और वो जो उनकी बोट डूब गई थी। तो उसके ऊपर जो है इस ट्रेजेडी से मतलब कि इंस्पायर होके या उसको माइंड में रख के उन्होंने सी वेव्स के नाम से जो है एक प्ले लिखा था 1887 के अंदर। आगे है द बंच ऑफ प्रोज ट्रांसलेशन सून केम। The bunch of prose translations soon came to the knowledge of Professor Rothstein and later of W.B. Yeats, May Sinclair, C.F. Andrew, Henry Nevison। ये गाइस, ये जो एक स्टेटमेंट आ रही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है कि जब उनके जो है बहुत सारे जो प्रोज थे वो ट्रांसलेट हुए और वो किसकी नॉलेज में आ गए, यानी जो फॉरेन राइटर हैं उनकी जब नॉलेज में आए, जिसमें W.B. Yeats सबसे बड़ा नाम है, मे सिनिक्लेयर जो है ये बहुत बड़े नाम है, C.F. एंड्रयू और हेनरी नेविसन, जब इनकी नज़र में आया, ऑल दिस फैसिलिटेड द पब्लिकेशन ऑफ गीतांजलि इन 1912 विद ईट्स मेमोरेबल इंट्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरे चांस है अगर रविंद्रनाथ टैगोर का कोई भी क्वेश्चन बनता है तो। ये कह रहा है कि जब ये उनकी नज़र में आया, यानी जब उनका जो है लिखा गया, तो उन सब ने जो है उनको इस तरह से सुविधाएं या फैसिलिटेट का मतलब है कि उनको एनकरेज किया कि वो गीतांजलि को भी जो है वो इंग्लिश में, मतलब उनको एक प्रोत्साहन मिला कि क्योंकि जब उन्होंने लिखा, पहले वो क्या थे, बंगाली में लिखते थे, तो बंगाली तो सिर्फ बंगाल के लोग ही जानते थे, पूरा इंडिया भी बंगाली को नहीं जानता था, और फॉरेन वाले तो जानेंगे कैसे। तो उन्होंने अपनी कुछ जो है प्रोज को जो है क्या किया, ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश में। अब उनको जो लिखी हुई थी, जब ये फॉरेन जो राइटर थे, जब इन्होंने इनको पढ़ा तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। इससे रविंद्रनाथ टैगोर को भी जो बूस्ट मिला कि भाई इससे उनको ये समझ में आया कि इंग्लिश में लिखने से जो है क्या होगा कि भाई एक नेम फेम मिलता है, एक पहचान मिलती है एक इंटरनेशनल लेवल पे। और पहले तो उनको सिर्फ बंगाल का जो है कवि माना जाता था, लेकिन बाद में इंग्लिश में अपनी जो बुक्स थी उनको या उनके जो वर्क थे उनको ट्रांसलेट करने से उनको एक जो है इंटरनेशनल लेवल पे भी एक पहचान मिल गई। तो अब जो है इन्होंने 1912 में क्या किया कि गीतांजलि लिखी, गीतांजलि को ट्रांसलेट किया था। गीतांजलि ऑलरेडी बंगाली में लिखी जा चुकी थी और इन्होंने ट्रांसलेट किया, और उनका जो है इंट्रोडक्शन, इसको प्रीफेक्स भी बोला जाता है, ये W.B. Yeats ने लिखा था। यानी यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि गीतांजलि का प्रीफेस किसने लिखा। इसको प्रीफेस भी कह सकते हो, इंट्रोडक्शन भी कह सकते हो। हिंदी में हम बात करें तो भूमिका बोलते हैं कि इसकी भूमिका किसने लिखी,
तो ये क्वेश्चन जो है कई एग्जाम में पूछा जा चुका है गाइस कि गीतांजलि का प्रीफेस किसने लिखा। तो गीतांजलि का प्रीफेस किसने लिखा था, W.B. येट्स ने लिखा था। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा गाइस। तो नॉर्मली तो हम सोचेंगे भाई गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है तो प्रीफेस भी उन्होंने लिखा होगा, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना, ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन बनते हैं गाइस यहाँ से। तो ओरिजिनल वर्क्स इन इंग्लिश, तो ओरिजिनल वर्क्स हैं जो वो कौन कौन से हैं इनके जो इन्होंने इंग्लिश में लिखे हैं। तो एक तो गार्डनर है, फ्रूट गैदरिंग, और जो है लव्स गिफ्ट, और जो है चित्रा। ये जो है तीनों जो है जो फर्स्ट 3 हैं ये जो है पोइम्स है गाइस। आगे चित्रा, पोस्ट ऑफिस, साइकिल ऑफ स्प्रिंग ये प्ले हैं, और सेक्रीफाइस ये सभी जो है इनके प्ले हैं। तो चित्रा इनका बड़ा इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑफिस भी, यानी इनके जो काफ़ी सारे जो है जैसे पोस्ट ऑफिस हुआ, चित्रा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्ले हैं गाइस। तो ये सभी पोइम है ये ओरिजिनल इंग्लिश में लिखी हुई हैं इनकी। अब है फिक्शन भी लिखे हैं इन्होंने। फिक्शन जो है होम एंड द वर्ल्ड गाइस, ये इन्होंने पहले जो है ये कहीं हिंदी में या जो है बंगाली में लिखा हुआ है होम एंड द वर्ल्ड, ये था घर और बाहर के नाम से इन्होंने अपना मतलब एक हिंदी में लिखा, हिंदी में तो नहीं है बंगाली में लिखा घर और बाहर। द रैक गोरा, ये जो है रैक गोरा जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पहले ही आपका हिंदी बंगाली में लिखा जा चुका है। हंगरी, स्टोन मैसेज, ब्रोकन टाइज, ये जो है ये फिक्शन है इनके। फिक्शन क्या होता है गाइस, फिक्शन होता है जैसे आपने सुना होगा फिक्शन एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन वो होता है खाली जिसमें इमेजिनेशन होती है और कुछ नहीं होता, बस आदमी की सोच ये होती है कि उसको कहाँ तक अपनी सोच के घोड़े दौड़ा सकता है, वो फिक्शन के अंदर चीज़ें आती है, यानी टोटल इमेजिनेटिव होती है, रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। वो एक राइटर की या फिर जो एक पोइट की अपनी एक सोच होती है, मतलब राइटर तो पोइट तो नहीं कहेंगे यहाँ पे, क्योंकि फिक्शन जो लिखा जाता है एक नॉवल टाइप लिखा जाता है उसको फिक्शन। फिक्शन और नॉन फिक्शन में क्या डिफरेंस होता है, तो एक ऐसी स्टोरी जो टोटली जो है इमेजिनेशन बेस्ड होती है वो फिक्शन होती है। नॉन फिक्शन वो होती है जिसमें जो है रियलिटी होती है, किसी की बायोग्राफी हो सकती है वो, या कहीं से कोई इंसिडेंट उठा के ले लिया गया है तो उससे रिलेटेड लिखा हुआ है, तो उसको बोला जाता है नॉन फिक्शन। यानी जिसमें वास्तविकता होती है, जिसमें सच्चाई होती है वो नॉन फिक्शन होता है। फिक्शन वो होता है जिसमें टोटली जो है इमेजिनेशन होती है। अब तरह तरह की जो है इमेजिनेशन आदमी कर सकता है। ऐसे बहुत सारे राइटर हैं जैसे जो माइथोलॉजी से रिलेटेड लिखते हैं, तो वो माइथोलॉजी में जो है इमेजिनेशन कर लेते हैं। जैसे भाई किसी ने अब स्वर्ग तो देखा नहीं है, तो वो स्वर्ग की जो है बात करें, हेवन की बात करें, तो किसने देखा, वो अपनी तरफ से इमेजिनेशन कर दिया, तो उन्होंने जो है फिक्शन किस में लिखा, माइथोलॉजी में लिखा। कोई जो है साइकोलॉजी में लिख लेता है, तो साइकोलॉजी में क्या कि आदमी क्या सोचता है, आप मेरे माइंड में आके आप नहीं देख सकते, मैं आपके माइंड में जाके नहीं देख सकती। तो ये लोगों की अपनी अपनी क्या है इमेजिनेशन है कि भाई हम एक बच्चा ऐसे करता है, यूं करता है, तो वो साइकोलॉजिकल जो है फिक्शन है। अब साइंस फिक्शन भी होते हैं। साइंस फिक्शन क्या होते हैं गाइस, कि इसके अंदर क्या होता है साइंस फिक्शन के अंदर, कि एक राइटर है वो कोई साइंस पे लिखना चाहता है, साइंस पे लिखना चाहता है तो वो आगे आगे सोच लेता है कि भाई फ्यूचर में साइंस ऐसे होने वाली है। आप में से किसी ने भी +2 के अंदर या मेरे ख्याल से 10+2 के अंदर, क्योंकि आप सभी जो स्टूडेंट हैं वो एस्टेट को क्लियर किए हुए हैं, तो आप लोगों ने जब एस्टेट की प्रिपरेशन की होगी तो उसमें जो है आपने 10+2 की बुक्स जरूर पढ़ी होंगी। तो उसमें एक बुक आती है, उसमें एक लेसन आता है, उस लेसन का तो नाम मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन उसमें ये कहा जाता है इस टाइप की है कि तो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक फटी पुरानी सी बुक मिलती है, तो वो ये देखते हैं कि ये है क्या, तो वो अपने दादा से बात करते हैं और वो अपने ग्रैंडफादर से बात करते हैं और पूछते हैं ये क्या चीज़ है, तो वो बताते हैं कि उसमें उनकी उस बुक के बारे में कि भाई ये जो है क्या है, कि हम ऐसे बुक पढ़ते थे और स्कूल में जाते थे, स्कूल एक बिल्डिंग होती थी उधर हम पढ़ने जाते थे, ऐसी स्टोरी है। अब उन बच्चों को वो क्या लगती है कि अब वो बच्चे जो है मतलब कि ये राइटर ने 2023 या कुछ आगे और की इमेजिनेशन की है, मतलब बहुत आगे की इमेजिनेशन की है कि आज हम स्कूल में जाते हैं, सारे एक बिल्डिंग में जाते हैं, यानी एक फिजिकल वर्क भी साथ में होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, मतलब उसमें ये है कि वो बच्चे जो हैं अपने घर पे ऑनलाइन पढ़ रहे होते हैं, कंप्यूटर से पढ़ रहे होते हैं, पढ़ाने वाला भी कंप्यूटर है। तो अब आप देखिए वो राइटर की इतने सालों पहले वो लिखा हुआ लेसन है, तो वो राइटर की क्या थी, इमेजिनेशन थी, और साइंटिफिक इमेजिनेशन उसने किया है कि इतना इन्वेंशन हो जाएगा कि टीचर भी नहीं पढ़ाएंगे। तो आप देखो ये हो गया है, आज मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, आप कहीं बैठे हो, मैं कहीं बैठी हूँ, तो वो इमेजिनेशन राइटर ने इतनी सोची और काफ़ी हद तक हो गई है, यानी बस फर्क सिर्फ इतना रह गया कि आज एक इंसान पढ़ा रहा है और हो सकता है कल को रोबोट पढ़ाने लग जाए, इंसान भी पीछे हट जाए। तो ये क्या है गाइस कि ये होता है फिक्शन
साइंस फिक्शन इसको बोला जाता है, यानी बहुत दूर तक की सोच लेना कि साइंस का ये आविष्कार हो जाएगा। और आपने जो है एक, मैंने आपको जो है ब्रिटिश लिटरेचर में जब आप मॉडर्न राइटर कर रहे थे 1984 के नाम से जो है एक प्ले था, वो जो है उसमें भी ये बताया था, इतनी इमेजिनेशन की हुई है उसके अंदर कि भाई ऐसी सरकार बनेगी कल को जो आपके माइंड के थॉट्स को भी कैप्चर कर लेगी, ऐसी टेक्नोलॉजी लाएंगे वो, तो वो जो है आप सरकार के खिलाफ सोच ही नहीं पाएंगे। तो वो भी क्या है, वो राइटर का जो है पॉलिटिकल स्टाइल होने के साथ साथ इतना इमेजिनेशन पावर यूज़ की है वहाँ पे, वो साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई ऐसी चीज़ लाएंगे कि माइंड को भी कैप्चर कर लिया जाएगा। आप किसी के सरकार के अगेंस्ट बोलना तो दूर की बात, आप सोच ही नहीं पाएंगे, सोचते ही आप पकड़े जाएंगे। एक और प्ले हमने किया था जिसमें मैंने ये कहा था ब्रेव वर्ल्ड है शायद उसका नाम, जो है वो प्ले हमने किया था ब्रेव वर्ल्ड के नाम से है, वो भी टोटल साइंस फिक्शन है गाइज। उसमें ये कहा है कि आगे बच्चे जो होंगे, यानी बच्चों की एक फैक्ट्री लगेगी और जैसा पेरेंट्स चाहेंगे वैसा बच्चा होगा, और बच्चों के नाम जो नॉर्मल हमारे और आपके नाम है वैसा नहीं होगा, वो अल्फा बीटा के नाम से उनके नाम होंगे। तो ये कई तरह के हमने साइंस फिक्शन किए हैं गाइज पीछे, तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं वो उनको पढ़िए। तो ये होता है साइंस फिक्शन। आई थिंक आपका जो है डाउट क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप में से स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, मैंने वैसे तो मैसेज में समझा दिया था, लिख के उनको मैसेज दे दिया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि शायद और किसी का हो या वो मैसेज से क्लियर ना हुआ हो, तो मैंने इसलिए इस वीडियो में इसको इतनी डिस्कस कर दिया इस चीज़ के ऊपर। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ फिलोसॉफी है। फिलोसॉफी भी लिखी है इन्होंने, जैसे साधना लिखा, रिलीजन ऑफ मैन, पर्सनैलिटी और क्रिएटिव यूनिटी, तो ये इस टाइप की इन्होंने फिलोसॉफी भी लिखी है। तो सारी चीज़ें याद रखने की नहीं है ये गाइस। तो जैसे इनका जो इम्पोर्टेंट है वो है गोरा 1910 है, बाय कृष्ण कृपलानी एज द एपिक ऑफ इंडिया इन ट्रांजिशन एट द मोस्ट क्रूशियली इंटेलेक्चुअल पीरियड ऑफ इट्स मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो है कृष्णा कृपलानी ने बोली है ये बात, ये याद रखनी है गाइज आपको, क्योंकि स्टेटमेंट का ही जोर है इंडियन लिटरेचर के अंदर कि जो स्टेटमेंट आएगी उसके बारे में। तो गोरा जो इन्होंने लिखा है, प्ले लिखा है, उसके बारे में किसने बोला? कृष्णा कृपलानी ने बोला, द एपिक ऑफ इंडिया इन ट्रांजिशन एट द मोस्ट क्रूशियली इंटेलेक्चुअल पीरियड ऑफ इट्स मॉडर्न हिस्ट्री। ये जो है गोरा के बारे में स्टेटमेंट है। इट इज़ टू इंडियन फिक्शन व्हाट टॉल्स्टॉयज वॉर एंड पीस इज टू रशियन। ये कह रहा है कि ये इंडियन फिक्शन में वही पोजीशन रखता है जो टॉल्स्टॉय का वॉर और पीस जो है रशियन लिटरेचर में रखता है। यानी इसको जो है यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाएगा गाइस कि जो है गोरा को किसके साथ कंपैरिजन किया गया है। तो गोरा जो लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, इनका जो है टॉल्स्टॉय जो है एक रशियन जो है राइटर है, और रशियन राइटर ने जो है वॉर एंड पीस के नाम से लिखा। तो सेम थीम है, यानी उसके वो जैसे इंडियन फिक्शन के अंदर जो है वो जो एक अहमियत रशियन लिटरेचर के अंदर रखता है, इसी तरह से ये भी जो है इंडियन फिक्शन के अंदर रखता है। आगे है होम एंड द वर्ल्ड। इसके अंदर मैंने बताया है ये बंगाली में लिखा गया था पहले, घर और बाहर के नाम से, और जो है ये स्वदेशी और जो है वंदे मातरम का थीम लिया गया इसमें जो है कैरेक्टर है निखिल है, बिमल है और संदीप है। तो गाइस इतना अंदर तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ो तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। इनको जो है एक किस्म से जो है जैसे हस्बैंड है, ये वाइफ है और ये फ्रेंड है संदीप, इनको प्रेजेंटेशन दिया गया है कि भाई कोई इस तरह के स्वभाव का है, कोई इस तरह के स्वभाव का। तो मेन थीम इसमें स्वदेशी का है और वंदे मातरम का है। आगे है इनका जो चाइल्ड है वो पोइम है, इट वॉज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश लेटर ट्रांसलेटेड इन बंगाली एज वेल। ये उल्टी है, बाकी तो सारे पहले बंगाली में लिखे गए थे, बाद में इनको ट्रांसलेट किस में किया गया था? इंग्लिश में। लेकिन ये जो है इंग्लिश में पहले लिखी गई पोइम है और ये जो है बंगाली में बाद में ट्रांसलेट की है। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाती है। सन्यासी इज स्टडी ऑफ फेलियर ऑफ व्हाट श्री अरबिंदो वुड कॉल द रिफ्यूजल ऑफ द एस्टिक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस कि सन्यासी की स्टोरी क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर के अकॉर्डिंग वो उसको कह रहे हैं कि ये फेलियर है, वुड कॉल द रिफ्यूजल ऑफ द एस्टिक, क्योंकि इसमें इसको रिफ्यूजल ऑफ एस्टिक बोला गया है सर अरबिंदो ने इसको। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है गाइस कि थोड़ा सा क्रिटिसिज्म भी तो होता है, तो ये क्रिटिसिज्म किया गया है। अब इनके प्ले हैं नात्री पूजा और चंडालिका। ये जो है both moving essays on the blessed eternal feminine, both plays testifying to Tagore's attraction to Buddhism। तो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं गाइस कि नात्री पूजा और चंडालिका के अंदर जो है
ये एक तो फेमिनिज्म का जो है इन्होंने फेमिनाइन जो थीम है वो लिया है, और जो है टैगोर का अट्रैक्शन दिखाया गया है किसकी तरफ, हिंदुज़म की तरफ नहीं, बुद्धिज़्म की तरफ दिखाया गया है। अब इन्होंने ड्रामा लिखे हैं, द किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, द पोस्ट ऑफिस, द थीम इन दोनों के अंदर जो थीम है वो क्या है, द थीम इन मैन इन रिलेशन टू गॉड, यानी भगवान के साथ जो रिलेशन है इंसान का वो जो है इसके अंदर थीम लिया गया है। तो गाइज आज के वीडियो में हम आज इतना ही करेंगे, फिर मिलते हैं गाइज किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।